हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 18 लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, जो कि उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, तो बेसिकली इसमें हम लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसके लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए इक्वेशन कैसे, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने लायक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और सिंपलेक्स मेथड से हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं फ्रेंड्स, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है फ्रेंड्स। ये एक मैथमेटिकल टेक्निक होती है जहाँ पर जो हम लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उनको एलोकेट करने की कोशिश करते हैं ऑप्टिमल वे में। जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं। मान लीजिए आपके पास 12,000 रुपये हैं एग्जाम्पल के तौर पर, या मान लीजिए 1,20,000 रुपये हैं, ठीक है। और आपके पास घर में मान लीजिए आपको किचन में भी कुछ काम है, आपने अपने रूफ यानी छत पर भी जो है कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, प्लस मान लीजिए आपको दरवाजे पर अपने टाइल वगैरह भी लगवानी है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन आपके पास टोटल 1,20,000 रुपये हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि 60,000 का खर्चा हो किचन में, जो आपने काम लिया हुआ वहाँ 60,000 का खर्चा है, और यहाँ पर जो आप छत पर काम करवाना चाहते हैं वो 1,00,000 रुपये चाह रहा है, और यहाँ पर मान लीजिए आपका 20,000 में मान लेते हैं कि काम हो जाता है जहाँ टाइल लगवानी है। तो अब देखिए मेरे पास है तो टोटल 1,20,000 रुपये, लेकिन काम देख रहे हैं 60,000, 1,00,000 और 20,000, 1,80,000 रुपये का काम है ना। तो हमारे पास जो रिसोर्स है फ्रेंड्स वो 1,20,000 है, लिमिटेड है, और डिमांड सब तरफ से है। किचन भी चाहता है, मतलब हम चाहते हैं किचन भी बन जाए, हम चाहते हैं टाइल भी लग जाए, हम चाहते हैं छत पर भी जो हमें कंस्ट्रक्शन करवाना वो करवा लें। तो कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, अगर आप समझो कि रिसोर्स लिमिटेड है और डिमांड हर तरफ है, अब मुझे ऑप्टिमल वे में जाना है कि मैं कौन सा काम करना चाहता हूँ। अब जैसे यहाँ पर 1,20,000 रुपये है, तो मुझे लगता है कि मैं टाइल लगवा लेता हूँ 20,000 रुपये की, और 1,00,000 रुपये में छत का काम करवा लेता हूँ, क्योंकि 60,000 रुपये में मेरा जो ये काम है ये रह जाएगा। या मैं ऐसा करूं कि 60,000 रुपये में मैं जो है ये अपना किचन का काम करवा लेता हूं, प्लस 20,000 रुपये का मैं टाइल्स वगैरह लगवा देता हूं, तो 60, 20, 80,000 रुपये हो गए। अभी भी मेरे पास 40,000 रुपये बच जाते हैं। लेकिन अब ये 1,00,000 चाहिए तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो देयर आर मैनी वेज कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उसको किस ऑप्टिमल वे में मैं एलोकेट करूं। वही इसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, यही बात फाइंड आउट करने के लिए कि मैं कौन सा काम पहले करवाऊं, पहले किचन बनवा लूं फिर टाइल्स लगवा लूं, या पहले किचन बनवाऊं और फिर जो है अपना छत रूफ पर जो कंस्ट्रक्शन करवानी वो करवा लूं, या क्या कम्बिनेशन बेहतर रहेगा। यही जानने के लिए हम फ्रेंड्स जो मैथमेटिकल टेक्निक यूज करते हैं उसे ही लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्लस इसमें हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जो हमारी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, उसको हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, लीनियर फॉर्मेट में हमें प्रेजेंट करना पड़ता है। इसीलिए इसको फ्रेंड्स देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी इक्वेशन होंगी वो सारी की सारी लीनियर होंगी। आपको कभी भी स्क्वायर या क्यूब या फिर एक्स की पावर वाई इस टाइप का नहीं मिलेगा। हमेशा जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो हमेशा पावर 1 वाली मिलेगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी, मतलब एक सरल रेखा वाली इक्वेशन आपको हमेशा मिलेगी। अब यहाँ पर हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन पाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना पड़ता है फ्रेंड्स। ओके, और जो है जो आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग होती है वो फाइनेंशियल डिसीजन लेने में बड़ी ही यूजफुल होती है। जो कि मैंने अभी आपको प्रॉब्लम बताया था कि 20,000 रुपये में मुझे टाइल लगानी है, 60,000 रुपये में किचन का कंस्ट्रक्शन करवाना है, और छत पर भी मान लीजिए एक रूम बनवाना है वो 1,00,000 रुपये। तो ये ऐसी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, ये मैं ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन में जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग है ना वो बहुत अच्छा हेल्प करती है। ओके, फिर प्रॉब्लम में एक और बात है, यहाँ पर हमारा टारगेट क्या होता है, जो प्रॉब्लम होती है उसमें जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो लीनियर होने चाहिए। कंस्ट्रेंट्स मतलब भाई मेरे पास 1,20,000 रुपये है, ये मेरी कंस्ट्रेंट है, क्यों, एक बाधा है, एक रुकावट है। मैं 1,20,000 से ज़्यादा मेरा मन करता है कि मैं घर में 2 लाख का काम करवा लूँ, पर करवाऊँ कैसे, मेरे पास तो एक ही 1,20,000 रुपये है। तो ये जो रुकावट है आपकी, कंस्ट्रेंट्स है, ये फ्रेंड्स जो है आपका लीनियर होना चाहिए। प्लस डिसीजन मेकर को ये कोशिश करनी है कि उसे मैक्सिमाइज करना है किसी लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, उसे किसी एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का टारगेट होना चाहिए। ये मतलब ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कोई एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, और जो कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, वो लीनियर होनी चाहिए फ्रेंड्स। ओके, अभी आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे फ्रेंड्स, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, तो नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि एक फर्म है जो कि पंखे फैन जो है प्रोड्यूस करती है, और हर फैन को वो मार्केट में 1,000 रुपये में बेचते हैं, जबकि उसे बनाने में जो प्रोडक्शन कास्ट यानी जो मटेरियल वगैरह लगता है उसमें 500 रुपये, और मार्केटिंग वगैरह करने में और उसे ट्रांसपोर्ट वगैरह से पहुंचाने में 200 खर्चा होता है। तो टोटल मुझे 700 रुपये हर एक फ़ैन को या हर एक पंखे को बनाने में 700 रुपये खर्चा हो गया। मैंने उसे मार्केट में बेचा 1,000 रुपये का, तो यानी एक पंखा बेचने के बाद में मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है उस कंपनी को हो रहा है, मान लीजिए वो 300 रुपये का हो रहा है। तो अगर एक फर्म को 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों ना वो फर्म जो है हर दिन 1 लाख जो है
पंखे 1 लाख फ़ैन बना दे और 300 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख जो भी होता है ये अमाउंट, मान के चलिए 3 करोड़ रुपए उसे रोज का प्रॉफिट हो जाएगा। पर ऐसा वो नहीं कर सकती। अब क्यों नहीं कर सकती, ये क्वेश्चन है। नाउ फर्म रोज 1 लाख प्रोड्यूस करना चाहती है पर वो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसे किसी न किसी कंस्ट्रेंट, किसी न किसी कंडीशन में, इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, फिजिकल कंस्ट्रेंट, ये सारी बाधाएं हैं, ये सारी रुकावटें हैं जिनके अंडर में उसे काम करना पड़ेगा। एक अच्छे एग्जाम्पल समझिए, आप CIB क्लियर करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, इंक्रीमेंट लग जाए, पर क्या आप जो है CIB के लिए 24 घंटे पढ़ सकते हैं? नहीं। क्यों क्यों नहीं पढ़ सकते बताइए? दिक्कत क्या है भाई? 24 घंटे बैठ करके पढ़िए, नहीं पढ़ सकते। कंस्ट्रेंट है क्या? हमें बैंक भी जाना है, यानी ड्यूटी करनी है, हमें सोने के लिए भी टाइम चाहिए, स्लीपिंग भी चाहिए। लगातार ऐसे नहीं कर सकते कि बिना सोए हुए काम करेंगे, पागल हो जाएंगे। ठीक है, प्लस फैमिली भी है हमारी, हमें उसको भी टाइम देना है, घर के और भी कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हैं जिन्हें हमें निपटाना है। तो इन सारी जिम्मेदारी, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आई फ्रेंड्स ना, जैसे बैंक जाना, आपके स्लीपिंग के लिए भी टाइम चाहिए, आपको घर के भी कुछ काम निपटाने के लिए काम चाहिए, ये सारे आपके कंस्ट्रेंट हैं, ये आपको रोक रहे हैं कि नहीं आप 24 घंटे नहीं पढ़ सकते। उसी तरीके से फर्म भी 1 लाख यूनिट रोज नहीं बना सकती है। तो जो इसको रोक रहे हैं इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली या फिजिकली, जो फिजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं जो रोक रहे हैं, वही जो है आपके कंस्ट्रेंट होते हैं। ओके, यहाँ पर जो मेरा जानने का पर्पज है कि क्या चीज़ है जो कंस्ट्रेंट कहलाएगी। जैसे देखिए, फर्म को जो है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके पास 3 करोड़ रुपए हैं या 30 करोड़ रुपए हैं, हो सकता है फर्म के पास में 1 ही करोड़ रुपए हो जबकि उसे 3 करोड़ चाहिए। अब जो है आपकी जो फर्म है वो मजबूर है, उसके ऊपर एक बाधा आ गई, मार्केट जो है, अब आपने 1 लाख पंखे बना दिए, क्या 1 लाख आपको लगता है रोज बिक जाएगा? ये भी एक समस्या है भाई। 1 लाख फैन आप रोज बना रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि 1 लाख बिक जाएगा। हो सकता है कि मार्केट में केवल जो है 10,000 ही फैन बिक रहे हो पर डे। तो अगर 10,000 बिक रहे हैं और मैं 1 लाख बना के रखूंगा तो ये भी तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी। कैपेसिटी की भी दिक्कत है भाई। हो सकता है आपकी फैक्ट्री जो है उसमें इतनी मशीनें ही नहीं है कि 1 लाख जो है आप आउटपुट निकाल सको। हो सकता है कि जो है मशीनें जो हैं वो सिर्फ 1,000 पंखे, 1,000 फैन पर डे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेबर की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर लेबर ही नहीं है, मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में काम करने के लिए रोज़ 300 मजदूर चाहिए और मान लीजिए उसमें से 50 मजदूर अगर बीमार हैं, अगर 300 मजदूर थे, अगर ये 10,000 पंखे बनाते थे पर डे और अगर 50 मजदूर नहीं आए तो आप 10,000 नहीं बना सकते। हो सकता है आप 7,000, 8,000 ही बना पाओ। रॉ मटेरियल भी होना चाहिए, आप कंपनी के पास में रॉ मटेरियल भी होना चाहिए। अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो वो कहाँ से मतलब पंखे का कंस्ट्रक्शन करेगी? रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उसे कैपिटल भी चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा फ्रेंड्स कि हमारे जो कंपनी है वो प्रॉफिट तो कमाना चाहती है, वो चाहती है कि मैं 1 लाख पंखे बनाऊं और जो है 300 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख का प्रॉफिट पर डे कमाऊं। पर क्या वो ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। ठीक वैसे ही जैसे आप CIB तो क्लियर करना चाहते हैं पर आप 24 आवर्स पढ़ नहीं सकते हैं। ओके, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको उम्मीद है कि आप लीनियर प्रोग्रामिंग समझ में आया होगा कि क्या कहानी चली हुई है और हम क्या चाहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से। अब कुछ कंडीशंस होती है फ्रेंड्स कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग यूज कब कर सकते हैं। वो कौन सी कंडीशन है जब लीनियर प्रोग्रामिंग यूज करना चाहिए? तो देखिए, पहली बात तो सारे इक्वेशन लीनियर होना चाहिए फ्रेंड्स, इसीलिए इसे लीनियर प्रोग्रामिंग कहते ही हैं फ्रेंड्स कि जितनी भी इक्वेशन बनेगी वो लीनियर होगी। x + y = 10 या x = 6, मतलब लीनियर होना चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए, किसी भी जो है वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए लीनियर होने के लिए। इसको अगर दूसरे सेंस में समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि जो है 4 लोग लगते हैं तब एक पंखा बनता है, तो अगर 3 पंखे बनाने हैं तो 12 लोग लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि लीनियर यही तो कॉन्सेप्ट है कि भाई 4 लोग इस एक पंखे, दूसरा भी 4 लोग और तीसरे के लिए भी 4 लोग लगे, 3 पंखे आपके बन गए। ऐसा ना हो कि मतलब 4 लोग मिलकर के एक पंखे बना रहे हैं और अब 20 लोग लग गए या 50 लोग लग गए तब जाकर के 2 पंखा बना। ये लीनियर कहाँ रहा बताइए? 4 लोग मिलकर के एक पंखा बना रहे हैं तो 8 लोग मिलकर के 2 पंखा बनाएंगे ना कि 50 लोग लग गए। तो ये सिचुएशन लीनियर नहीं रह गई। ओके, फिर कंस्ट्रेंट्स आर नोन, जो आपकी जो रुकावटें हैं, जो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं वो फ्रेंड्स आपको नोन होने चाहिए और डिटर्मिनिस्टिक होने चाहिए। डिटर्मिनिस्टिक मतलब उनकी वैल्यू आप फाइंड कर सको, ऐसा होना। ओके फ्रेंड्स, तो जो कंस्ट्रेंट है आपके वो आपको पता होने चाहिए, नोन होने चाहिए और डिटर्मिनिस्टिक यानी उनकी वैल्यू डिटरमाइन दी जा सके, ऐसा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रूल है फ्रेंड्स वो होता है कि सारे वेरिएबल जो आप लोगे x, y वगैरह, ये सब नॉन निगेटिव वैल्यू लेने चाहिए। मतलब नॉन निगेटिव का क्या मतलब हुआ
जीरो या जीरो से ज़्यादा 1 2 3 4 ले सकते हैं, लेकिन निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, नॉन निगेटिव लेंगे, यानी जीरो ले सकते हैं। ओके, तो ये जितने भी वेरिएबल होंगे फ्रेंड्स वो आपके नॉन निगेटिव वैल्यू लेने चाहिए। जो हम वेरिएबल अभी लेंगे फ्रेंड्स, अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा तो आगे चल करके हम वेरिएबल्स जब लेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम यहाँ पर क्या बात करना चाह रहे हैं। प्लस जो डिसीजन वेरिएबल है वो डिविजिबल होना चाहिए फ्रेंड्स। डिसीजन वेरिएबल क्या होता है फ्रेंड्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल होते हैं जिसकी सहायता से आप प्रॉफिट या लॉस निकालते हो, उन्हें हम डिसीजन वेरिएबल करते हैं, जिनके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं। तो ये डिविजिबल होना चाहिए। ओके फ्रेंड, तो ये 4 कंडीशन है। अगर लीनियर प्रोग्रामिंग आपको यूज करनी है तो 4 कंडीशन होनी चाहिए। इक्वेशन लीनियर होनी चाहिए सारी की सारी। जो कंस्ट्रेंट है आपके, जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, वो नोन होनी चाहिए और उनकी वैल्यू डिटरमाइन की जा सकनी चाहिए। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि जितनी भी हम वेरिएबल लेंगे फ्रेंड्स वो नॉन निगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करनी चाहिए, और जो आपका डिसीजन वेरिएबल है वो डिविजिबल होना चाहिए। ओके, ठीक है फ्रेंड, तो आप देखेंगे कि कैसे इक्वेशन बनाते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए। एक पहला एग्जांपल है फ्रेंड्स, एक कोई फर्म है ना जो रेडियो और टीवी बनाती है, तो ये पूरा उसका डेटा दिया हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो टारगेट है हमारा जो है वो ये है कि कितने टीवी और रेडियो फर्म बनाए कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो या कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो ये जो पूरा डेटा दिया हुआ फ्रेंड्स उसी को मैंने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको बहुत ईजिली समझ में आए। देखिए, एक कंपनी है जो रेडियो बनाती है प्लस टीवी बनाती है। रेडियो बनाने में जो मजदूरी लगती है 500, मटेरियल लगता है 500 रुपये का, तो टोटल कितने का बना हमारा 1000 रुपये का रेडियो बना। मार्केट में हम बेचते कितने का है 2000 रुपये का, तो हमें प्रॉफिट कितने का होता है 1000 रुपये का बना, 2000 रुपये में बेचा, 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्लस मशीन और असेंबली लाइन 2 चीज़ें यूज होती हैं। मशीन पर रेडियो बनने के लिए 3 घंटे चाहिए और असेंबली लाइन पर फिर 1 घंटे चाहिए। पहले 3 घंटे मशीन में कंस्ट्रक्शन होगा, फिर 1 घंटे जो है जा करके असेंबली लाइन पर कंस्ट्रक्शन होगा, तब जा करके ये कंप्लीट होगा हमारा। इसी तरीके से टीवी 2500 रुपये मजदूरी देनी पड़ती है, 1500 रुपये का मटेरियल लगता है, टोटल 4000 रुपये में कंपनी की टीवी बनकर तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, ये एक एग्जाम्पल है। फिर सेलिंग प्राइस जो है 6000 रुपये, बेचते हम 6000 में है, 4000 रुपये टोटल कास्ट लगी, 6000 रुपये में बेचा, 2000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और यहाँ जो मशीन होती है उसे, जो टीवी होती है उसको बनाने में मशीन पर सिर्फ 1 आवर चाहिए और असेंबली लाइन पर भी सिर्फ 1 घंटे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई चीज़ आपको रोक नहीं रही है फ्रेंड्स। देखिए क्यों, क्योंकि प्रॉफिट कमाना है कमा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बेचना है बेच लीजिए, टोटल कास्ट कितनी है कोई रोक नहीं रहा है कि लिमिटेशन कर रहा है। असेंबली लाइन पर 3 घंटे लगते हैं, कोई बात नहीं, 1 घंटे यहाँ लगते हैं, यहाँ 1 घंटे, यहाँ घंटे। कहने मतलब ये जितना डेटा दिया हुआ फ्रेंड्स ये कोई कंस्ट्रेंट नहीं है आपका, कोई रुकावट या बाधा नहीं है। कंस्ट्रेंट क्या है यहाँ पे, कह रहा है कि कंपनी के पास जो फंड है वो केवल 12,000 रुपये है। अब ये रोकेगा आपको, क्यों, आप मनचाहा टीवी या रेडियो नहीं बना सकते। मैं तो चाह रहा था कि 2 लाख जो है रेडियो बन जाए, लेकिन अब यहाँ तक तो कोई नहीं रोक रहा था मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई नहीं रोक रहा है मुझे कि जो है 2 लाख रेडियो बनाने हैं, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इतना मटेरियल लगेगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2 लाख, जितना आता है पैसा उतना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आकर के आपको बताया गया कि नहीं, फंड सिर्फ 12,000 रुपये हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स वो ये है कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा कंस्ट्रेंट है कौन सा नहीं है। क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या बाधाएं आ रही, क्या क्या रुकावटें बन रही, कंस्ट्रेंट क्या क्या हैं। अब उसने कहा कि हमारे पास सिर्फ 12,000 रुपये हैं, उसी उतने में जितने पंखे और टीवी बनाने हैं वो बनाओ, तो ये इसने हमें रोक दिया। प्लस जो मशीन टाइम है वो 10 घंटे अवेलेबल है, जो फैक्ट्री है उसके अंदर जो मशीन है वो केवल 10 घंटे के लिए दिन भर में अवेलेबल है। ओके, इसी तरीके से जो असेंबली लाइन है उसी फैक्ट्री में वो सिर्फ 4 घंटे के लिए अवेलेबल है। तो ये भी देखो आपको रोक रहा है, बोल रहा है कि असेंबली लाइन केवल 4 घंटे अवेलेबल रहेगी। अब सोचो कि अगर जो है एक रेडियो बनाने में 1 घंटे लगते हैं और एक टीवी बनाने में भी 1 घंटे लगते हैं, तो मैक्सिमम अगर सिर्फ रेडियो बनाना हो तो मैक्सिमम 4 रेडियो बना पाओगे, अगर टीवी बनानी है तो भी मैक्सिमम 4 ही बना पाओगे। क्यों, क्योंकि एक टीवी बनाने में हमें कितना चाहिए 1 घंटा असेंबली लाइन पर, और कुल कितने घंटे असेंबली लाइन अवेलेबल 4 घंटे, तो कुल कितनी ज़्यादा से ज़्यादा टीवी 4 बना सकते हो। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखें असेंबली लाइन पर 1 घंटे लगते हैं रेडियो बनाने में और कुल 4 घंटे के लिए असेंबली लाइन अवेलेबल है। यदि मैं जो सिर्फ रेडियो बनाऊँ तो सिर्फ 4 रेडियो बना पाऊंगा। अब कई बार ऐसी सिचुएशन होगी, मेरा मन करेगा कि ऐसा करते हैं 2 रेडियो बना लेते हैं और 2 टीवी बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि 4 घंटे, देखो 2 घंटे में ये बन गया, 2 घंटे में बन गया 4 घंटे। तो ये जो ऐसे पॉसिबल कम्बिनेशन है यही हमें फाइंड करने हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन देख करके
कौन सा कंस्ट्रेंट है और कौन सा नहीं है, वो पहचानने की थोड़ी बहुत अब आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम रेडियो, कितने रेडियो और कितने टीवी बनाए ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो फ्रेंड्स। तो अब इसके लिए हम फ्रेंड्स इक्वेशन बनाएंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। ओके, देखिए कैसे बनाएंगे, हम ये मानेंगे कि मान लीजिए कि कंपनी जो है टोटल एक्स रेडियो और वाई टीवी बनाती है। ओके, तो आगे देखते चलिएगा। हम मान लेते हैं कि टोटल एक्स रेडियो बनता है और टोटल वाई टीवी बनता है। अब हमारा टारगेट क्या है फ्रेंड्स, हमारा टारगेट है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्यों, यही तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हाउ मैनी टीवी और रेडियो बनाए कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो सके। इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट कमाना, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है प्रॉफिट कमाना। क्या है, प्रॉफिट कमाना। अब एक्स रेडियो बनाते हो आप और वाई टीवी बनाते हो तो कितना प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट वाले फंक्शन को फ्रेंड्स हम जेड से लिखते हैं। जेड इक्वल टू एक रेडियो पे 1,000 रुपये का प्रॉफिट है, एक रेडियो पे 1,000 रुपये का प्रॉफिट है। और अगर एक्स रेडियो बनाओगे तो 1,000 इंटू एक्स का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से एक टीवी पर 2,000 का प्रॉफिट है, 2,000 लिख दिया और इंटू वाई कर दीजिए। क्यों, क्योंकि वाई रेडियो बना रहे हो। मान लो कि आप 10 रेडियो बनाते हो और मान लेते हैं कि 6 टीवी बनाते हो, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा बताइए। अगर आप 10 रेडियो बनाते हो तो 10 इंटू 1,000 10,000 रुपये हो जाएगा, और प्लस मान लो 6 टीवी बनाते हो तो 6 दूनी 12, 12,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स। तो ये 10,000 12,000 कहाँ से आया भाई, 1,000 रुपये को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 क्या है, कितने रेडियो आप बना रहे हो, तो वही तो एक्स हो गया। और प्लस 2,000 रुपये हमारा जो है हो गया क्या, टीवी पर प्रॉफिट, और इंटू 6 किया हमने। 6 क्यों किया, क्योंकि एक टीवी पे 2,000 तो 6 टीवी पे 6,000। और चूंकि हमें पता है कि हमें जो है सिर्फ वाई रेडियो बना रहे तो 6 की जगह वाई रख देंगे। तो इसीलिए 1,000 इंटू एक्स प्लस 2,000 इंटू वाई, ये आपका प्रॉफिट फंक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा टारगेट जो है वो यही है कि जेड इक्वल टू 1,000 एक्स प्लस 2,000 वाई। ओके, तो जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा फ्रेंड्स उसको हमेशा जेड से रिप्रेजेंट करेंगे और इक्वेशन इस तरह से लिख लेंगे, 1,000 एक्स प्लस 2,000 वाई लिख दिया फ्रेंड्स। ओके, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये थोड़े एग्जाम्पल हैं। मैं यहाँ पर मैंने माना है कि मान लीजिए आप 4 रेडियो बनाते हैं और 2 टीवी, 4 रेडियो और 2 टीवी बनाते हैं। रेडियो पे आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट है और टीवी पे आपको 2,000 का प्रॉफिट है। तो 4 रेडियो पे आपको कितना, 4,000 का प्रॉफिट हो गया। दो टीवी पर भी आपको 4,000 का प्रॉफिट हो गया, तो टोटल 8,000 का प्रॉफिट हो गया। अब आपने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा करते हैं 4 रेडियो ना बना करके 2 रेडियो बनाते हैं और 4 टीवी बनाते हैं, क्योंकि टीवी 2,000 का प्रॉफिट दे रही है तो बहुत अच्छा है, 2,000 का प्रॉफिट दे रही, इसी को बना लेते हैं। तो 2 रेडियो 1,000 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट देंगे तो आपको 2,000 का प्रॉफिट होगा, और प्लस 4 टीवी अगर आपको 2,000 का प्रॉफिट देंगे तो 4 दूनी 8,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ फ्रेंड्स। तो 8 2 10,000 का प्रॉफिट हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो हमें समझ में आया कि अगर मैं 4 रेडियो बनाता हूं और 2 टीवी बनाता हूं तो 8,000 का प्रॉफिट है। अगर मैं 2 रेडियो और 4 टीवी बनाता हूं तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये ऑप्शन बड़ा अच्छा है, इसे करना चाहिए। फिर आपके ख्याल आए कि रहने देते हैं, रेडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि रेडियो सिर्फ 1,000 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, तो इसको रहने देते हैं, सारी की सारी टीवी ही बना लेते हैं फ्रेंड्स। ये 2 और 4 मैंने कैसे लिया है, ये रैंडम है। आप 10 ले लो, 12 ले लो, 20 ले लो, 1,000 ले लो, आपकी मर्जी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है उससे, बस समझाने के लिए मैंने 2 और 4 लिया हुआ है। अब मान लीजिए कि आपने कहा कि मैं सिर्फ 0 रेडियो बनाऊंगा और 6 टीवी बनाऊंगा। तो अगर आप 0 रेडियो बनाते हो तो रेडियो पे कोई प्रॉफिट नहीं, और 6 टीवी पे आपको 6 दूनी 12,000 रुपये का प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स। तो अगर मैं देखूं तो मुझे तो लगता है कि ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। क्यों, यहाँ 8,000 का प्रॉफिट, यहाँ 10,000, यहाँ 12,000। तो मेरा तो टारगेट यही था कि मैक्सिमाइजेशन करना है, तो मैं तो कहूँगा कि यही कर लो, है ना। 12,000 रुपये यानी 6 टीवी बनाओ, सब काम छोड़ो, 6 टीवी बनाओ, रेडियो बनाना ही बंद कर दो, मुझे यही लगता है। पर ऐसा है नहीं फ्रेंड्स, है ना। ये तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव है हमारा। अब हमारी कुछ रुकावटें भी तो हैं। हमारी रुकावटें क्या हैं, देखिए कंस्ट्रेंट है हमारे पास। क्या, मशीन टाइम। दिन भर में आपको जो मशीन टाइम अवेलेबल है, मैंने आपको बताया था कि मशीन टाइम सिर्फ 10 घंटे अवेलेबल है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में वापस आकर के देखिए, इन्होंने बताया हुआ कि जो मशीन टाइम अवेलेबल है वो 10 घंटे अवेलेबल है। असेंबली टाइम सिर्फ 4 घंटे अवेलेबल है। ओके, तो मशीन टाइम अगर सिर्फ 10 घंटे अवेलेबल है फ्रेंड्स, यहाँ समझिए कैसे इक्वेशन बनती है। मशीन टाइम कितना अवेलेबल है, 10 घंटे, यानी पूरे दिन में मशीन सिर्फ 10 घंटे चलेगी। अब आपको टीवी बनानी है तो सॉरी रेडियो बनाना है तो सॉरी अगर आपको रेडियो बनाना है तो 3 घंटे चाहिए, और अगर टीवी बनाना है तो 1 घंटे चाहिए फ्रेंड्स, मशीन टाइम का। ये भी मशीन टाइम लिया, ये भी मशीन टाइम लिया। अब 3 घंटे में एक रेडियो बन रहा है तो एक्स रेडियो 3x टाइम में बनेंगे, और टीवी जो है कितनी देर में बनेगी, 1 इंटू वाई टाइम में बनेगी। और ये इतना काम हमारा कितनी देर में होना चाहिए,
10 घंटे में हो जाना चाहिए। अब एक्स और वाई की चाहे जो वैल्यू आप लो, लेकिन ध्यान रखना 3x प्लस वाई, 1y का मतलब y हो गया, ये 10 घंटे से कम में बन जाना चाहिए, 10 घंटे में बन जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का निशान लगता है फ्रेंड्स। आई होप कि मैंने ये समझाया आपको कैसे किया मैंने। मशीन टाइम लिया रेडियो का और टीवी का, और यहाँ पर मशीन टाइम की जो अवेलेबिलिटी का लिमिटेशन थी उसको उठाया। मैंने क्या किया, अगर मैंने ये माना है कि एक्स रेडियो बनाऊंगा और वाई टीवी बनाऊंगा, तो अगर एक्स रेडियो बनाऊंगा तो 3x टाइम लगेगा, और वाई टीवी बनाऊंगा तो वाई टाइम लगेगा, और ये सारा काम मुझे 10 घंटे में करना पड़ जाएगा, क्योंकि मशीन 10 घंटे से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए लेस देन आर इक्वल टू लिखा मैंने। लेस देन आर इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि 10 घंटे तक ले सकते हो या उससे कम ले सकते हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो कि 9 ही घंटे काम कर पाओ। 10वें घंटे में अगर आप काम करोगे तो आपकी टीवी पूरी बनेगी नहीं, आधी बन पाएगी, तो आप 10वां घंटा यूज ही नहीं करना चाहोगे। तो इसीलिए लेस देन आर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है फ्रेंड्स, यानी 10 घंटे तक मैक्सिमम जो हो सकता है वो 10 घंटे हो सकता है। ओके फ्रेंड, तो ये एक हमने मशीन टाइम के लिए बना लिया। इसी तरीके से असेंबली टाइम के लिए हम अगर इक्वेशन बनाएंगे तो देखो यहाँ पर एक्स रेडियो बना रहा हूँ, वाई टीवी बना रहा हूँ, तो 1 घंटे लगेगा, तो यानी 1 इंटू एक्स है ना, इतना टाइम लग जाएगा एक्स रेडियो बनाने में, और 1 इंटू वाई इतना टाइम लग जाएगा हमें टीवी बनाने में। कहाँ पर, असेंबली लाइन में। और ये सारा काम मुझे 4 घंटे में कंप्लीट करना है। फ्रेंड देखिए 1 इंटू एक्स इंटू 1 इंटू वाई समझ में आया कैसे किया हमने। एक्स रेडियो बनाने हैं, हर रेडियो को 1 घंटे चाहिए, तो 1 इंटू एक्स, और वाई टीवी बनानी, हर एक टीवी को 1 घंटे चाहिए, तो 1 इंटू वाई। तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा फ्रेंड्स, ये एक्स और ये वाई, और लेस देन आर इक्वल टू 4 हो जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि असेंबली लाइन मैक्सिमम 4 घंटे के लिए ही अवेलेबल है, तो मैक्सिमम यानी इक्वल टू 4 हो सकता है, यानी एक्स प्लस वाई अधिकतम 4 हो सकता है, और उससे कम भी हो सकता है, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने ये मशीन कंस्ट्रेंट कैसे लिखा है, और ये वाला असेंबली लाइन का भी कंस्ट्रेंट कैसे लिखा है फ्रेंड्स। ओके, तो ये एक बार ये आपने बना दिया, 3x प्लस 1y इज लेस देन आर इक्वल टू 10। फ्रेंड्स ये जो यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये वाला सिंबल है। ओके, इसको ऐसे समझ लीजिएगा। असेंबली टाइम के लिए भी हमने कर दिया, तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 आ गया, हमारे 2 इक्वेशन बन गए। अब तीसरा एक फंड के लिए भी था, हमने देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी थी, तो उसके लिए मैंने काम कर लिया। बोलिए, सबसे पहले हमें क्या करना था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना था, तो हमने प्रॉफिट वाला काम यहाँ पे कर लिया है। ओके, और उसके बाद में हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं 3, मशीन टाइम कर लिया, असेंबली टाइम कर लिया, लेकिन हमने फंड पे नहीं किया है। अब फंड के लिए कैसे करेंगे, मेरे पास टोटल पैसे हैं 12,000 रुपये, और एक रेडियो बनाने के लिए 1,000 रुपये चाहिए, और एक टीवी बनाने के लिए 4,000 रुपये चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे एक्स रेडियो बनाना है तो 1,000 एक्स जो है रुपये चाहिए, और प्लस 4,000 वाई, बोलिए 4,000 वाई टीवी के लिए समय वो पैसे चाहिए। समझ रहे हैं, अगर हम मान लीजिए 6 रेडियो बनाएंगे तो 6,000, और अगर 2 टीवी बनाएंगे तो 4 दूनी 8,000 रुपये। ये सारा जोड़ करके 1,000 एक्स, क्यों, क्योंकि कास्ट कितनी है इसकी 1,000, इसकी 4,000। एक्स रेडियो बनाने तो एक्स से मल्टीप्लाई, वाई की टीवी बनाना तो वाई से मल्टीप्लाई, और ये सारा काम लेस देन आर इक्वल टू मैक्सिमम मेरे पास 12,000 रुपये हैं खर्चने के लिए, ये लेस देन आर इक्वल टू 12,000 हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, आई होप कि ये आपको अब समझ में आया होगा कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए फंड के कंस्ट्रेंट यही देखिए, 1,000 एक्स प्लस 4,000 वाई लेस देन आर इक्वल टू 12,000। कैसे लिखा मैंने, एक रेडियो को बनाने के लिए 1,000 रुपये चाहिए, एक्स रेडियो को बनाने के लिए 1,000 एक्स, इसी तरीके से एक टीवी को बनाने के लिए 4,000 रुपये चाहिए, तो वाई टीवी बनाने के लिए 4,000 वाई, और लेस देन आर इक्वल टू ये सारा खर्चा आप चाहे जितना भी बनाओ करो, मुझे नहीं मतलब है, लेकिन मैक्सिमम 12,000 रुपये ही दे पाएंगे, क्योंकि इतना ही कंपनी के पास फंड है। ओके फ्रेंड्स, तो 12,000 रुपये, तो इसलिए मैंने इसको लिखा। अब क्या करेंगे, ये लीनियर इक्वेशन है, आप 1,000 से डिवाइड कर दीजिए हर तरफ, ये कैंसिल हो जाएगा, 4,000 से 1,000 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, इसे कैंसिल कर 1,000 से डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन को, तो ये 300 कट जाएंगे, तो आपका जो नॉर्मल इक्वेशन बनेगा x प्लस 4y इज लेस देन आर इक्वल टू 12 हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, हमें इतने बड़े इक्वेशन को लेकर के चलने की जरूरत नहीं है, यानी लीनियर इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, अब अगर आपको याद हो शुरुआत में मैंने क्या कहा था, मैं 4 रेडियो और 2 टीवी बनाऊंगा, फिर मैंने कहा था कि 2 रेडियो और 4 टीवी बनाऊंगा, फिर मैंने सोचा था कि ऐसा करता हूँ कि रेडियो बनाता ही नहीं हूँ, सिर्फ टीवी बना लेता हूँ।
ये चीज़ हमने शुरुआत में सोची थी ना, और हमें लगा था कि ये वाला ऑप्शन बड़ा अच्छा है, हम क्योंकि ये 6 दूनी 12,000 रुपये का प्रॉफिट दे रहा था, ये वाला हमें 10,000 का प्रॉफिट दे रहा था, ये वाला 8,000 का प्रॉफिट दे रहा था, तो हमें तो ये ऑप्शन अच्छा लगा था। पर क्या ये ऑप्शन अब हमारे पैसे वाली बात पे अग्री करेगा, ये देखते हैं। तो देखिए, अब मान लीजिए आपको 1,000 रुपये में एक रेडियो बन रहा है और 4,000 रुपये में एक टीवी बन रही है, ठीक है। 1,000 रुपये में एक रेडियो, 4,000 रुपये में एक टीवी। तो अब अगर मान लीजिए आपने 4 रेडियो बनाए और 2 टीवी बनाई, तो कुल कितना खर्चा होगा? ये 4,000 रुपये खर्चा होगा, ये 8,000, 8 4 12,000 रुपये खर्चा हुए। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि 12,000 ही हैं, तो ये अच्छा ऑप्शन था। अब मान लीजिए आपने दो दो रेडियो बनाए और 4 टीवी बना दी, तो अब कितना पैसा लगेगा? 2 रेडियो बनाने में 2,000 रुपये, 2,000 रुपये, और 4 टीवी बनाने 4 चौके 16,000 रुपये। तो 16 दो 18,000 रुपये चाहिए फ्रेंड्स आपको। और हैं कितने आपके पास में? आपके पास तो केवल 12,000 रुपये हैं। तो क्या आप ये वाला प्रोडक्शन कर पाओगे कि 2 रेडियो बना दो और 4 टीवी बना दो? नहीं कर पाओगे भाई, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। अब मान लो आपने सोचा कि रेडियो का प्रोडक्शन ही बंद करते हैं, सिर्फ टीवी बनाते हैं, और एक टीवी अगर 4,000 रुपये की बन रही, तो 6 टीवी अब 24,000 रुपये की बनेगी। अब बताइए, आपके पास में टोटल 12,000 रुपये हैं और आप काम 24,000 का कर दोगे? नहीं। तो हमें उस समय लग रहा था कि 0 रेडियो बनाते हैं, 6 टीवी बनाते हैं, तो मुझे जो है 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ये बहुत अच्छा सौदा लग रहा था। पर क्या अब ये सौदा अच्छा रह गया? नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास 12,000 रुपये हैं, तो हम 24,000 रुपये की टीवी कहाँ से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे? ओके फ्रेंड, तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो बेसिकली टारगेट है वो यहाँ पर क्या है। यानी ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सारी कंडीशन कौन सी? हमारा ये मैक्सिमम होना चाहिए, जेड की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम, प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, प्लस ये जो हमारी जो कंस्ट्रेंट्स है, बाधाएं हैं, ये भी फुलफिल होने चाहिए फ्रेंड्स। ओके, प्लस एक चौथी कंस्ट्रेंट जो है वो हमेशा रहेगी कि नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट तो रहेगा ही रहेगा, नॉन निगेटिव वैल्यू यानी एक्स। यही ये जो आपका फ्रेंड्स आपने अभी हमने अपनी तरफ से एक्स और वाई जो माना, यही आपका डिसीजन वेरिएबल हो गया। और एक्स और वाई की वैल्यू कभी भी जो है निगेटिव नहीं होगी। आप बताइए, कभी जो है -1 जो है रेडियो या -3 टीवी कभी बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। आप हमेशा जो बनाएंगे या तो 2 टीवी बनाएंगे या फिर 0 टीवी बनाएंगे, लेकिन कभी -3 टीवी नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू हमेशा जो है 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। वाई के लिए भी यही लागू होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया फ्रेंड्स कि कैसे कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर। मैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि अगर आपको एक केस स्टडी दी हो और उसमें डेटा दिया हो, तो उसको लीनियर प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, एक कंपनी है जो कि क्रिकेट के बैट बनाती है और चेस के सेट बनाती है, ठीक है। और कंपनी जो है हर बैट के पीछे 2 रुपये कमाती है, 2 रुपये का प्रॉफिट होता है, और जो चेस बनाती है उस पर जो है 4 रुपये का प्रॉफिट होता है। ओके, प्लस एक यहाँ पर 3 वर्कशॉप हैं कंपनी की, 3 वर्कशॉप हैं। बैट बनाने के लिए पहली कंपनी को 4 घंटे और चेस बनाने में 6 घंटे लगते हैं। दूसरी कंपनी को बैट बनाने के लिए 2 घंटे चाहिए और चेस बनाने के लिए 6 घंटे चाहिए। तीसरी कंपनी बैट बनाती ही नहीं है और यहाँ पर चेस एक घंटे में ही बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये कोई आपकी रुकावट नहीं है फ्रेंड्स। ओके, अभी तो आपको लग रहा होगा कि मैं जितने बैट चाहूँ हर एक वर्क स्टेशन पर जा करके बनवा सकता हूँ। आपने 1 लाख बनवाना है, 1 लाख बनवा लीजिए, कोई रोक नहीं है यहाँ पर। लेकिन समस्या यहाँ पर आती है, इन्होंने कहा कि वर्कशॉप 1 में केवल 120 घंटे काम किया सकता है, वर्कशॉप 2 में 72 घंटे, वर्कशॉप 3 में 10 ही घंटे अवेलेबल है। यानी एक दिन में 120 घंटे काम कर सकता है। फ्रेंड्स कैसे होगा ये? देखिए, मान लीजिए एक आदमी 12 घंटे काम करता है और अगर 10 आदमी एक साथ काम करेंगे तो कुल 120 घंटे पूरे दिन के निकल आएंगे। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि 24 घंटे में 120 घंटे के लिए अवेलेबल है। का मतलब यही हुआ कि फैक्ट्री में 120 घंटे के लिए अवेलेबल है, वर्कशॉप 2 जो है 72 घंटे के लिए अवेलेबल है, वर्कशॉप 3 केवल 10 घंटे के लिए अवेलेबल है। और हमारा टारगेट क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का टारगेट है। ओके, तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। मान लेंगे कि कुल एक्स बैट प्रोड्यूस हो रहे हैं और वाई चेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। एक्स बैट और वाई चेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर एक बैट जो है 2 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है तो एक्स बैट 2x का प्रॉफिट देंगे। 4 रुपये का प्रॉफिट एक चेस दे रहा है तो वाई चेस जो है 4y का प्रॉफिट देंगे। और ये सारा मिलाकर यही हमारा मैक्सिमाइज करना है। बोलिए, यही तो हमें मैक्सिमम करना है कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, इसका मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाए। वही हमारा जेड फंक्शन हो गया, जेड जो है इक्वेशन हो गई, इसी को मैक्सिमाइज करने का हमारा टारगेट है। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग की इक्वेशन बन गई है ना। हमारा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें मिल गया। क्या मिल गया फ्रेंड्स? हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया। ओके, अब हम कंस्ट्रेंट देखेंगे, क्या रुकावटें हैं। देखिए, वर्कशॉप 1 यहाँ उठाया और वर्कशॉप 1 यहाँ उठाया, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक्स बैट बनवा रहे हो
और वाई चेस बनवा रहे हो तो ये 4x टाइम लगेगा और ये 6y टाइम लगेगा। अब अगर मैं 4x और 6y को जोड़ दूँ, ठीक है, टोटल ये बैट बनाने और चेस बनाने के लिए वर्कशॉप का टोटल टाइम हो गया। ये सारा काम 120 घंटे से कम में हो जाना चाहिए, क्योंकि जो वर्कशॉप एक है वो 120 घंटे के लिए अवेलेबल है फ्रेंड्स। तो 4x + 6y इज लेस दैन और इक्वल टू 120 हो गया। ओके, तो ये पहली कंडीशन हो गई। अब आप वर्कशॉप 2 यहाँ उठा लीजिए और वर्कशॉप 2 यहाँ पर उठा लीजिए। यहाँ पर देखिए, आपने x बैट बनवाने हैं तो 2x टाइम लगेगा और y चेस बनवाने हैं तो 6y टाइम लगेगा। तो 2x + 6y इतना टाइम लगेगा बैट और चेस बनाने के लिए। लेकिन ये सारा काम कितनी देर में हो जाना चाहिए फ्रेंड्स? 72 आवर्स से कम में या 72 आवर्स में हो जाना चाहिए। तो 2x + 6y इज लेस दैन और इक्वल टू 72 हो गया फ्रेंड्स। ओके, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। तीसरी वाली कंडीशन क्या है? वर्कशॉप 3 यहाँ ले लीजिए, वर्कशॉप 3 यहाँ ले लीजिए। अब यहाँ अगर बैट बनता ही नहीं तो 0x का मतलब 0 हो गया, और यहाँ पे चेस बनता है y, तो 1 × y है ना, केवल y। और ये जो चेस बनना है y इतने समय में, जो y चेस बनने हैं वो लेस दैन और इक्वल टू 10 आवर्स में बन जानी चाहिए फ्रेंड्स। ओके, कितनी देर में? यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पर मैं y रख दूँ, y चेस 1 घंटे में बन रहा है तो y चेस y घंटे में बनेंगे, और ये सारा काम लेस दैन और इक्वल टू 10 घंटे में हो जाना चाहिए। तो अगर आप ऐसे भी देखो, यहाँ पर x तो है ही नहीं, बैट तो बनता ही नहीं है, तो अगर आप देखो तो मेरे ख्याल से इस फैक्ट्री में तीसरी वर्कशॉप में मैक्सिमम 10 चेस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक चेस बनने में 1 घंटा लगता है और फैक्ट्री खुलती केवल 10 घंटे के लिए, तो मैक्सिमम 10 चेस बन सकते हैं। ओके, यही यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट हैं फ्रेंड्स। ओके, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। मेरा जो टारगेट है वो प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। तो Z इक्वल टू हमने कितने बैट बनाए? x बैट बनाए, हर बैट पीछे 2 रुपये का प्रॉफिट है तो 2x हो गया। कितने जो है चेस बनाए? y चेस बनाया है और हर चेस हमें 4 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। तो ये हमारा जो इक्वेशन बन गई फ्रेंड्स, यही हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z बन गया। फिर हमें ये देखना है कि कौन कौन सी बाधाएं हैं, कौन कौन सी रुकावटें हैं या कंस्ट्रेंट है कौन कौन से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको x टाइम लगेगा, इसको y टाइम लगेगा, इसको भी x टाइम, इसको y टाइम, इसको x टाइम, इसको y। ठीक है, हमने x बैट बनवाने हैं तो 4x टाइम, 6 और y बैट बनवाने हैं तो 6y टाइम। 4x और + 6y, एक फैक्ट्री में गए 4x और 6y बैट और चेस बनाने का टोटल टाइम। लेकिन ये सारा काम 120 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री एक जो है सिर्फ 120 घंटे के लिए अवेलेबल है। इसी तरीके से वर्कशॉप 2 या फैक्ट्री 2 जो है आपकी 2x और + 6y है ना, 2x और + 6y लेस दैन इक्वल टू 72 के लिए अवेलेबल है। और ये वाली फैक्ट्री तो इसमें बैट तो बनता ही नहीं, सिर्फ चेस बनते हैं, तो चेस जो है y लेस दैन और इक्वल टू 10 के लिए अवेलेबल है फ्रेंड्स। ओके, तो हमारा एक z फंक्शन बन गया 2x + 4y वाला, जो हमें मैक्सिमाइज करना है, ये काम कंप्लीट हो गया। और 3 जो है हमारे कंस्टेंट इक्वेशन बन गए, जो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं तीनों फैक्ट्रियों के लिए फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि फ्रेंड्स अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोई सिचुएशन दी हुई हो तो हम उससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये अब आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग में कैसे जो है इक्वेशन क्रिएट करते हैं। ओके, तो इसी के साथ में मैं लेक्चर खत्म करूंगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, और अगले लेक्चर में हम सिंप्लेक्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।